नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मुगल काल प्रशासन व्यवस्था। देखिए, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो जो उसकी प्रशासन व्यवस्था है उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि क्या होता है कि राजा के नाम या सुल्तान या बादशाह के नाम तो हम लोग याद कर लेते हैं, उनकी घटनाएं याद कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कहानी के तौर पर पढ़ते हैं तो हम लोगों को याद हो जाता है। लेकिन जो प्रशासन प्रणाली होती है उसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं तो गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने हिस्ट्री तैयार कर ली, क्योंकि लेकिन जो प्रशासन व्यवस्था होती थी, जो अधिकारी होते थे, जो मतलब एक तरीके से विभाग होते थे, उनको भी याद करना पड़ता है। तो मुगल काल जो व्यवस्था है इसको हम लोग आज देख लेंगे और एक यही क्लास रहेगी। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है पूरा समाप्त होता है। सिलेबस के हिसाब से तो हम लोग अगला टॉपिक मराठा पढ़ेंगे, लेकिन जो आपका सिख धर्म है और विजयनगर साम्राज्य, इनको भी ये दो क्लासेस लगेगी, इनको भी देख लेंगे क्योंकि छूटे ना कुछ, है ना। क्योंकि और भी एग्जाम लगेंगे, लेकिन यूपी PPT के हिसाब से अगला सिलेबस क्या है, अगला चैप्टर है मराठा साम्राज्य, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक विभाजन देखते हैं पहले। देखिए, सबसे बड़ा क्या होता था, साम्राज्य। साम्राज्य किसमें बटा होता था, सूबा, सरकार, सरकार मतलब जिला, परगना और दस्तूर यानी दस्तूर या ग्राम। ठीक है, देखिए जो ग्राम होता था, ग्राम, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे मावदा। इसको मावदा बोलते थे या बोलते थे दीह बोलते थे। और जो सबसे छोटा ग्राम होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे नागला। ठीक है, देखिए ये जो केंद्र की बात अगर करें, केंद्रीय प्रशासन की बात अगर करते हैं तो सबसे बड़ा पद किसका था, बादशाह का। भाई राजा है। अच्छा, कलर चेंज किया जाए, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा पद किसका होता था, बादशाह का। जो संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार था, मतलब सभी शक्तियां एक ही हाथ में होती थी, वो था बादशाह। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे बाबर आया, 4 साल रहा, हुमायूं का भी शासन अच्छा नहीं रहा, तो जो भी व्यवस्था है, जो भी शासन प्रणाली व्यवस्था है, जो भी चीज़ें बदलाव हुई थी, वो अकबर के शासनकाल से बदलाव होना शुरू हुआ था। क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी रहे हैं तो इतना बदलाव वो कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अकबर के शासनकाल से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अकबर का शासनकाल लंबा रहा है। हुमायूं के बाद आए थे अकबर, तो उनके हिसाब से हम लोग देखेंगे इसमें। उससे पहले कुछ ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं जो पढ़ाने वाली हो। ठीक है, तो देखिए, बादशाह जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। भाई बादशाह है तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात है क्या है, मंत्री परिषद को बोलते थे विजारत। ठीक है, जिसमें कौन कौन से थे, वकील थे, दीवान या वजीर, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र। ठीक है, ये बाद में क्या हुआ कि वकील, वजीर, दीवान का एक पद मिलाकर बना दिया गया था प्रधानमंत्री का। जो बैरम खां को मैंने पढ़ाया था, अकबर का संरक्षक था बैरम खां, प्रधानमंत्री बैरम खां बनाया गया था। और यह बादशाह के बाद जो है सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण पद था। जैसे इस समय क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है पद वो कौन सा है, राष्ट्रपति का है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का। लेकिन हालांकि वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है। लेकिन अगर वैसे देखें तो राष्ट्रपति जो है, देश का राष्ट्रपति है ना, राष्ट्र का पति, मतलब राष्ट्र का नेता है। ठीक है, इस हिसाब से तो ये जो बादशाह होता था उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर पद था तो वो था प्रधानमंत्री का। ठीक है, और वित्त संबंधी शक्तियां भी इसको प्राप्त थी। मीर बख्शी क्या होता था, मीर बख्शी देखो, मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो मीर बख्शी जो था वो सेना विभाग का प्रधान था। अब यहाँ पर सेनापति नहीं था। इसका काम क्या था, इसका काम था जो सेना की भर्ती कैसे होगी, छुट्टी कैसे मिलेगी, दाग प्रथा, ठीक है, हुलिया उनका, और वेतन की संबंधी। ठीक है, इन सब चीज़ों को मीर बख्शी देखता था। हालांकि सेनापति नहीं, सेनापति आप कह सकते हैं कि मनसबदार था। ठीक है, मीर बख्शी जो था वो एक पत्र साइन करता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सरखत। इसका नाम था सरखत। क्या नाम था भाई इसका, सरखत नाम था। और सरखत नाम के पत्र पर साइन करने के बाद ही सैनिकों को वेतन वगैरह दिया जाता था, सरखत। तो सरखत, ये क्वेश्चन आया है, सरखत नाम का जो है ये जो है पत्र साइन करता था। ठीक है, अगला है सद्र उस सद्र। ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। देखिए, धार्मिक मामले में बादशाह का सलाहकार था अकबर में। ठीक है, अब इसे अकबर है तो अकबर ने जब मजहब क्या बोलते थे उसको, महजर जब जारी किया था तो उसके बाद जो क्या हुआ था कि अकबर जो है वो खुद ही मतलब सबकी सुनता था लेकिन करता अपने मन की था। तो धार्मिक मामले में जो सलाहकार था उसका नाम क्या था, वो अधिकारी कौन था, सद्र उस सद्र। मुख्य काजी कौन था, ये मुख्य न्यायाधीश था। अब मुख्य न्यायाधीश तो है, मतलब अकबर के नीचे ही अंडर में काम कर रहा है, लेकिन अकबर अगर कोई फैसला सुनाते थे तो मुख्य काजी का रोल क्या था, कुछ नहीं।
ठीक है। देखिए बहुत बड़ा प्रशासन था, बहुत बड़ी मतलब एक राज्य था, बहुत बड़ा एक केंद्र था। तो अकबर जो है मतलब अकबर या और भी जो राजा हुए, जो बादशाह हुए, वो हर मामले में अपना न्याय देने नहीं पहुंच जाते थे। तो वहाँ उसके लिए मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश का फैसला हालांकि अटल था, लेकिन बादशाह अगर कोई फैसला सुनाते हैं मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, तो मुख्य न्यायाधीश जो यानी जो मुख्य काजी हैं वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक है मुहतसिब, ये मुहतसिब भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो प्रजा के जो नैतिक चरित्र है उसकी देखभाल करने का एक विभाग था, उसका अधिकारी था ये मुहतसिब। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो अधिकारी के नाम मुहतसिब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद था एक मीर समा, मीर समा बोलते थे या खाने समा। ये बादशाह के दैनिक जीवन की आवश्यकता और उनके परिवार की देखभाल करने वाला अधिकारी था, जिसको बोलते थे मीर समा। मीर समा, यहाँ पर बिंदी लगा दो चलने वाली। एक था मीर आतिश, मीर आतिश ये शाही तोपखाने का प्रधान। देखिए तोपखाने के दम पर ही, तोप के दम पर ही बाबर ने युद्ध जीता था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और जो मीर आतिश था वो तोपखाने, शाही तोपखाने का प्रधान, मतलब एक बहुत बड़ा अधिकारी था मीर आतिश। अब आतिश से आप याद रखिएगा कि आतिशबाजी और तोपखाना हल्का सा मिल रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं। अच्छा एक और रह गया है, ये एक था दरोगाए डाक चौकी, दरोगाए डाक चौकी। देखो ये कौन था, तो ये गुप्तचर विभाग का एक प्रधान था, दरोगाए डाक चौकी, ठीक है। बाकी दरोगा एक नगर प्रशासन प्रणाली का भी एक सदस्य था, दरोगा जो नगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको देखता था। लेकिन दरोगाए डाक चौकी कौन था, ये था एक गुप्तचर विभाग का अधिकारी, ठीक है। तो इसको जो है हल्का सा गायब करते हैं, अब आते हैं फिर से। तो क्या बताया मैंने, ये जो मीर बख्शी ना, मीर बख्शी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना विभाग का प्रधान था, इसके ही दम पर सबको वेतन मिलता था, ठीक है। और सरखत नाम के पत्र पर ये साइन करता था, ठीक है। और ये जो सद्र, उस सद्र है, ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। और मुहतसिब, ये मुहतसिब और मीर बख्शी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको वैसे तो आप पेपर किताबों में देखेंगे बहुत सारे अधिकारी थे, लेकिन जो एग्जाम में बने हैं और जिनकी संभावना है बनने की, उसको ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन में क्या था कि प्रांतों को क्या कहा जाता था, सूबा, मतलब एक तरीके से कहा जाता था राज्य। राज्य को बोलते थे क्या, राज्य को क्या बोलते थे, सूबा बोलते थे। और जो राज्य का जो अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी था, उसको बोलते थे सूबेदार। अब सूबेदार कोई आम आदमी नहीं होता था, सूबेदार या तो जो बादशाह हैं उनका पुत्र होता था, यह बहुत खास मतलब होता था। अब आप ऐसे समझो कि जो एक तरीके से राजा, आप समझ सकते हैं कि राजा होता था सूबे का। सूबेदार कौन होता था, राजा, बादशाह होता था, बहुत शक्तियाँ उसके पास होती थी ज़्यादा। जो बादशाह होते थे, मेन बादशाह, वो सूबेदार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन हाँ उसके अधीन काम करना होता था, ये बात जरूर थी। और ये जो राज्य में जो सूबेदार होते थे, तो सूबेदार एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड होता था, जो आगे उत्तराधिकारी होते थे। तो जो बहुत ही ज़्यादा खास होता था सूबा, वो बहुत ही खास आदमी को, यानी बड़े बेटे को या ऐसे लोगों को दिया जाता था जो उत्तराधिकारी के योग्य हैं। तो जो बहुत बड़ा सूबा होता था वो उनको दिया जाता था, और वहाँ पर एक तरीके से ट्रेनिंग के पीरियड में वो लोग काम करते थे, ठीक है। अब अकबर के समय में ये 15 सूबे हो गए थे, पहले 12 थे, बाद में जीत के ये 15 कर दिए थे। और शाहजहाँ, अब देखिए हुमायूं और बाबर का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि बाबर 4 साल तक रहे, हुमायूं ने भी कुछ बड़ा काम किया नहीं, तो अकबर ने ही प्रांतों की संख्या बढ़ाई थी। और औरंगजेब के समय ये 20 सूबे थे। ये क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया आपको। और सूबेदार का प्रमुख अधिकारी कौन था, वो सूबेदार था। और दीवान जो होते थे, दीवान वो सूबे का वित्त अधिकारी था, और वित्त ये रिपोर्ट करते थे किसको, ये रिपोर्ट करते थे प्रधानमंत्री को केंद्र में जाके। और बख्शी सूबे में सेना का प्रधान था। मीर बख्शी किसमें था, ये सबसे बड़े जो केंद्रीय प्रशासन प्रणाली में मीर बख्शी का पद जो सबसे बड़ा था सेना के लिए, सेना के रखरखाव के लिए। और बख्शी कौन था, ये सूबे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए सरकार यानी जिला, सरकार जो फौजदार होता था, सरकार का प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था, ये मतलब अकबर हो या कोई भी शासक हो, बादशाह हो, उनका बहुत ही विश्वास पात्र ये व्यक्ति होता था, फौजदार, ठीक है। उसको बोलते थे, जो सरकार यानी जिला का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे फौजदार। क्या बोलते थे उसको, फौजदार बोलते थे। और अब यहाँ पर देखिए परगना जो है ये अलग चीज़ है, परगना सरकार के बाद आती थी। तो परगने का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको बोलते थे सिकदार। अब ये देखो याद रखना, ठीक है, सिकदार बोलते थे। जो परगने का सबसे बड़ा अधिकारी था उसको बोलते थे सिकदार। क्या बोलते थे उसको, सिकदार। कानूनगो तो आप लोग तैयारी भी करते होंगे, कानूनगो या पटवारियों का प्रधान। अभी भी देखिए लेखपाल के ऊपर कानूनगो होता है, तो पटवारी यानी लेखपाल या पटवारियों का प्रधान होता था। गांव का प्रशासन जो है ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। और जो ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, या तो खुद बोलते थे,
मुकद्दम बोलते थे या चौधरी बोलते थे। ये कामा लगा यहाँ पर, आप ऐसे ऐसे से वो लगा लो, ऑब्लिक लगा लो। खुद मुकद्दम या चौधरी होता था ग्राम का, ठीक है, मुख्य अधिकारी। अब मैंने बताया कि ग्राम को क्या बोलते थे, ग्राम को बोलते थे मावदा, मावदा बोलते थे या बोलते थे दी, ठीक है, मावदा बोलते थे या बोलते थे दी। और जो सबसे छोटा जो गांव होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे नागला। ये देख लो, उसको बोलते थे नागला। समझ गए कि नहीं? तो ये बातें आपको यहाँ पर इतनी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, जो नगर प्रशासन मैंने बताया था, जो नगर प्रशासन है उसके लिए क्या होता था, कोतवाल, कोतवाल नाम का एक होता था। अच्छा, मैंने वहाँ पर दरोगा, अच्छा सुनिए, जो दरोगा है ना, दरोगा है, क्या नाम था, दरोगा है डाक चौकी। दरोगा अलग है, कोतवाल अलग है। कोतवाल एक तरीके से कहें तो नगर प्रशासन देखने के लिए था, नगर प्रशासन की जो व्यवस्था था उसको देखने के लिए कोतवाल होता था, जो एक तरीके से पुलिस का भी काम करता था, ठीक है। तो ये कोतवाल था। और दरोगा कौन था, ये गुप्त विभाग का एक अधिकारी था, दरोगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। सैन्य व्यवस्था देखिए कैसी थी। सैन्य व्यवस्था दो प्रकार की थी, एक तो थे मनसबदार सैनिक, एक थे अहदी सैनिक। और जो मनसबदार सैनिक थे वो क्या थे, तो मनसबदार सैनिक वो थे जो मतलब जिनको सेना रख रखाव के लिए दी जाती थी। 3 प्रकार के मनसब थे। सबसे बड़ा मनसब जो है वो राजा के जो बादशाह थे उनके बहुत सगे संबंधी या उनके पुत्र को मनसब दिया जाता था, ठीक है। तो ये मनसब। और अहदी सैनिक कौन थे, अहदी सैनिक बादशाह, ये बादशाह के खुद बॉडीगार्ड कह सकते हैं। जो अहदी सैनिक थे वो बादशाह के बॉडीगार्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। कौन कौन सी, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी और जल सेना। हालांकि जल सेना का ज़्यादा प्रभाव नहीं था, क्योंकि जो भी मुगल के जो भी राज्य साम्राज्य था वो स्थलीय साम्राज्य था, समुद्र से उसकी सीमा ज़्यादा नहीं लगती थी। तो जल सेना जो थी, जल सेना इसकी जो है थी एक तरीके से कह सकते हैं निजी जल सेना नहीं थी, ठीक है। हाथी भी बहुत सारे थे और तोपखाना था और पैदल सबसे ज़्यादा जो है घुड़सवार थे इनके पास। जैसे अगर बात करें पैदल सैनिक के बारे में, तो पैदल सैनिक दो प्रकार से थे। एक था अहसाय, ठीक है, अहसाय, इसके पास जो है तलवार होती थी। और एक था सेबंदी। सेबंदी में क्या था, ये जो है फौजियों की अपेक्षा नागरिक पुलिस का ज़्यादा काम करते थे। 2 प्रकार के पैदल सैनिक थे। और घुड़सवार भी 2 प्रकार के थे। एक थे बरगीर, मतलब इन घुड़सवारों के साथ जो भी सजाने का जो काम था वो सारा सामान जो है सरकार से मिलता था बरगीर को। और जो सिलेदार, अच्छा सुनो, सिलेदार जो था वो क्या करता था कि अपने घोड़ों और अस्त्र शस्त्र को अपने साथ खुद लेके आते थे और इनकी जो है तनख्वाह भी इनकी ज़्यादा होती थी। अच्छा, तोपखाना जानते हैं, हाथी, ठीक है। अब आते हैं वित्त राजस्व पर कि इनका वित्त और राजस्व की कहानी क्या थी। पहले इसको रफ करते हैं, पूरा गंदा हो गया था। देखो, भू राजस्व राज्य की सबसे बड़ी आय का स्रोत था। अच्छा, एक बात और सुन लो, जहांगीर ने क्या शुरू किया था, जहांगीर ने शुरू किया था दू अस्पा और सिंह अस्पा, ये 2 चीज़ शुरू की थी, ठीक है। इसका क्या मतलब था, देखो इसमें क्या था कि वह मनसबदार होता था जिन्हें क्या होता था कि मतलब जो घुड़सवार के साथ साथ उतने ही घोड़े रखने पड़ते थे। और जो सिंह अस्पा था तो उसमें क्या था कि मनसबदार को जितनी सैनिक थे उनके हिसाब से दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, ताकि थक जाए तो घोड़ा चेंज कर लो। तो बस इतना कॉन्सेप्ट है दू अस्पा और सिंह अस्पा का, ये भी सैन्य व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है। अब आते हैं इस पे वित्त राजस्व पर। तो राजस्व जो है वो राज्य की सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व। जैसे एक थी जब्ती प्रणाली शुरू की थी अकबर ने, और एक था देसाला बंदोबस्त। अब देसाला बंदोबस्त में क्या था कि 10 साल के जो फसलें होती थी, 10 साल की फसलें, उनकी रेट का औसत निकाल के कर लिया जाता था। अब देखिए अकबर के समय में क्या था, कर जो था 1/2 से लगा के 1/3 तक, मानी 50% लेके 33% के आसपास ये कर होता था। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये 2/3 तक पहुंच गया था, मतलब 66% तक ये कम से कम पहुंच गया था, ठीक है। देसाला बंदोबस्त को स्टार्ट किया था टोडरमल ने, तो इसको टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं भूमि के प्रकार कौन कौन से थे ये, क्योंकि भूमि के प्रकार से ही जो है टैक्स जो है वो निर्धारित था।
तो भूमि के प्रकार कौन कौन से, एक तो पोलज है। पोलज का मतलब क्या है कि जो नियमित रूप से हर वर्ष जो है ज़मीन जोती जाती थी, यानी फसलें उगाई जाती थी, तो इन पे ज़्यादा टैक्स था। और एक थी परती। परती भूमि क्या थी? परती भूमि ये है कि 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर इसमें फसलें बोई जाती थी। एक थी चाचर भूमि। चाचर भूमि में क्या था कि 3 वर्ष के अंतराल पर फसलें बोई जाती थी। और बंजर भूमि में कोई कर नहीं था, क्योंकि इस पर फसलें उगाई जाना असंभव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, मुगल काल में कृषक जो है 3 वर्गों में विभाजित था, ये भी समझ लो। जैसे खुद कास्ट और पाही कास्ट और मुजारियन। तो खुद कास्ट क्या था? तो खुद कास्ट था ये किसान उसी गांव की भूमि पर कृषि करते थे जिस गांव में वो रहते थे, मतलब वहीं के निवासी थे, तो उसी गांव की ज़मीन पर वो खेती करते थे, तो उसको बोलते थे खुद कास्ट। और पाही कास्ट क्या होता था? तो पाही कास्ट में क्या होता है कि ये किसान दूसरे गाँव में जाकर दूसरे की खेती करते या किसानी करते थे। ठीक है। और जो मुजारियन है, मुजारियन क्या था कि दूसरे गांव के लोग, मतलब क्या था, खुद कास्ट ये जो खुद कास्ट कृषक हैं, इनसे खेती उधार लेके इन पर ये कृषि करते थे, उनको बोलते थे मुजारियन। तो 3 वर्गों में किसान विभाजित थे। और भूमि के आधार पर भूमि का विभाजन क्या था, ये भी जान लो। तो देखो, खालसा भूमि क्या थी? या शाही भूमि थी। ठीक है। और जागीर भूमि क्या है? जो जागीर में लोगों को भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे जागीर भूमि। और सरयू गाल भूमि मतलब क्या है? मदद ए मास समझो, मदद ए मास। ठीक है, ये अनुदान में दी गई भूमि होती थी, उसको बोलते थे मदद ए मास। ठीक है। और लगान मुक्त भूमि थी ये। और इसे जो है, ये सरयू गाल जो है, इसे मिल्क भूमि के नाम से भी जानते थे। इसे मिल्क भूमि के नाम से भी जानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, प्रमुख पुस्तकें और लेखक। यहाँ पर पुस्तकें हैं और यहाँ पर ये लेखक हैं। ठीक है। जैसे पहली पुस्तक है तुझके बाबरी। तो ये किसने लिखा है? ये आत्मकथा है बाबर की। ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप लोग बुक में देखेंगे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जिससे क्वेश्चन बने हैं उन्हीं को देखेंगे हम लोग। तुझके बाबरी, ये बाबर की पुस्तक है, बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। और फिर हिमायूनामा लिखी है। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो तुझके बाबरी है, इसको अकबर के समय इसका फारसी अनुवाद कराया गया था अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। ठीक है। हिमायूनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम ने ही कहा था कि जो इब्राहिम लोदी की जो माँ है या पत्नी है, उन्होंने ही जहर देके हुमायूं को मार दिया था। ये गुलबदन बेगम ने बताया है अपनी पुस्तक में हिमायूनामा में। अकबरनामा, इसको अबुल फजल ने लिखा है। तुझके जहांगीरी, इसको जहांगीर ने लिखा है। जहांगीर की तरीके से कहें तो आत्मकथा है, लेकिन ये पूरी नहीं हुई थी। इसको पूरी किसने किया था, ये क्वेश्चन आया है। तो इसको पूरी किसने किया था? मोतमिद खान ने इसको पूर्ण किया था। ठीक है, मोतमिद खान ने इसको पूर्ण किया था। और शाहजहांनामा, ये इनायत खां की पुस्तक है। और मजुल बहरीन, ये दारा सिकोह की पुस्तक है। देखिए, दारा सिकोह की जो मूल रचना है वो मजुल बहरीन है। ये क्वेश्चन आया है कि दारा सिकोह की मूल रचना का नाम है मजुल बहरीन, लेकिन इसने क्या किया था? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, वो अलग चीज़ है। ठीक है। लेकिन ये जो कहते हैं कि इसकी मूल रचना का नाम क्या है, वो है मजुल बहरीन। मतलब इसमें यह बताया गया कि 2 समुद्रों का मिलन, मतलब कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मानना था कि हिंदू मुस्लिम जो है वो पूजा करते हैं, वो एक ही भगवान को पूजते हैं, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है। काफ़ी उदारवादी व्यक्ति था और सभी धर्मों की इज्जत करने वाला व्यक्ति था दारा सिकोह। अनुवादित पुस्तकें देखिए, जो फैजी था, फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ थे जिनको लोग पढ़ना चाहते थे मुगल काल में, लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। इसलिए एक अनुवादित, एक मतलब जिसे क्या बोलते हैं इसको, अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी फैजी के द्वारा। इसमें रामायण की रचना किसने की थी? बदायूनी ने। लीलावती की रचना किसने की थी? फैजी ने। ठीक है। लीलावती की रचना फैजी ने की थी। और राजतरंगिणी की रचना की थी शाह मोहम्मद शहबाजी ने। और कलिया दमन की अबुल फजल ने की थी। और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था नकीब खां, फैजी, बदायूनी ने रज़्मनामा के नाम से इसकी रचना की थी। एक और रह गया है, इसका नाम है पंचतंत्र की रचना किसने की थी, मतलब फारसी में किसने किया था? तो अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कराया था, जिसका नाम रखा था अनवार सुहेली। ठीक है। अनवार सुहेली इसका नाम रखा गया था। तो ये मुगल कालीन जो साहित्य है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। मुगल काल चित्रकला देखो मुगल चित्रकला की नींव जो है वो हुमायूं के समय पड़ गई थी। ये अगर कोई क्वेश्चन आए
बाबर तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हुमायूं के समय जो है चित्रकला जो है उसकी नींव पड़ गई थी, जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद 2 फारसी चित्रकारों ने मुगल चित्रकला शैली की शुरुआत की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि अकबर के समय कौन प्रमुख चित्रकार थे। देखिए, दसवंत, बसावन, अब्दुल समद, महेश, ठीक है, आदि। दसवंत जो है वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, और जो रज्मनामा में जो चित्र, जो मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको चित्र के हिसाब से दर्शाया गया है, दसवंत ने किया है। ठीक है, दसवंत ने वो चीज़ की है। जहांगीर के समय चित्रकार कौन कौन से थे। देखिए, जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसमें अबुल हसन था, उस्ताद मंसूर, अकारिजा, मनोहर आदि। अब देखिए, इसमें जो उस्ताद मंसूर हैं, ये वाले, ये पक्षी की आकृति बनाते थे, पक्षी की आकृति बनाते थे, और इनको उपाधि दी थी नादिर उल अस्त्र। ठीक है, तो पक्षी की मतलब बहुत ही अच्छी पक्षी की ये आकृति बनाते थे, एक एक पंख, एक एक रोवा बहुत ही अच्छे से दर्शाने की कोशिश करते थे। ठीक है, और अबुल हसन जो थे ये मानव आकृति के बहुत बड़े चित्रकार थे, इनको नादिर उल जामा की उपाधि दी थी। तो उस्ताद मंसूर पक्षी, ये ध्यान रखिएगा, पक्षी की आकृति बनाने में काफ़ी माहिर थे। अब शाहजहाँ के समय जो चित्रकार थे उसका नाम था फ़कीर उल का मीर हासिम, ये शाहजहाँ के समय थे। अब बात आती है औरंगजेब, तो औरंगजेब बहुत ही बड़े कलाकार थे। इन्होंने कहा कि चित्रकला पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि चित्रकला जो है वो इस्लाम धर्म के खिलाफ है। तो औरंगजेब में चित्रकला का विकास जो है बिल्कुल एकदम डाउन हो गया था, और जो भी चित्रकार थे उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। देखिए, बाबर जो है, बाबर ने क्या किया, खाली आगरा में आराम बाग का एक निर्माण करवाया था। देखिए, बाबर का समय बहुत कम था ना, इसलिए वो कुछ करा नहीं पाए थे, कराते वो भी बहुत कुछ, लेकिन करा ही नहीं पाए थे, उनका समय ही नहीं बचा। हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण कराया था पुरानी दिल्ली में। दीन पनाह भवन वही जिसकी सीढ़ियों से हुमायूं गिर के लड़खड़ाते हुए उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अकबर जो थे, इसने स्थापत्य, देखिए शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, एक शाहजहाँ, एक जहांगीर। तो जहांगीर में चित्रकला का, लेकिन स्थापत्य कला का ये शाहजहाँ के समय की बात है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा बनाया गया था हाजी बेगम द्वारा अकबर के शासनकाल में, जो उनकी विधवा थी हुमायूं की। और अकबर ने क्या बनवाया था, आगरा का किला, जिसको लाल किला कहते हैं आगरा का, वो बनवाया था। इलाहाबाद का किला बनवाया था, लाहौर का किला बनवाया था अकबर ने, और फतेहपुर सीकरी यानी फतेहपुर एक शहर बसाया था, किसने, अकबर ने, जिसमें दीवाने खास जो है आगरा में भी है और दिल्ली में भी है, वो शाहजहाँ ने बनवाया। लेकिन अगर फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, दीवाने आम और दीवाने खास, तो ये अकबर ने बनवाया था। और जोधा भाई महल बनवाया था, बीरबल का महल भी है, इबादत खाना है, और सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनी है, क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है खुसरो यानी सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, जहांगीर का जन्म हुआ था। और बुलंद दरवाज़ा, जो गुजरात के जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था फतेहपुर सीकरी में। तो इतनी सारी चीज़ें अकबर ने, हालांकि जब मैं आपको अकबर या जहांगीर पढ़ा रहा था, कुछ भी पढ़ा रहा था, जो भी मुगल शासक हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी है, लेकिन एक जगह मैंने यहाँ पर रख दिया था कि आप लोग फिर से रिवाइज कर लें इसको। ठीक है, जहांगीर ने अकबर का मकबरा, जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा बनवाया गया था। और एतमादुद्दौला, ये नूरजहाँ के पिता थे, नूरजहाँ ने इनका मकबरा बनवाया था, नूरजहाँ ने इनका मकबरा बनवाया था। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। शाहजहाँ ने दीवाने आम, दीवाने खास, ये आगरा में बनवाया। मोती मस्जिद जो है वो आगरा में बनवाया। मोती मस्जिद कहाँ बनवाया, आगरा में। ताजमहल बनवाया। और जामा मस्जिद भी दिल्ली में बनवाई थी। देखिए, आगरा में भी जामा मस्जिद है, तो आगरा में जो जामा मस्जिद है उसको बनवाया है जहाँ आरा ने। ठीक है, जहाँ आरा ने, आगरा में जो जामा मस्जिद है उसको बनवाया है जहाँ आरा ने। अब बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जो बीबी का मकबरा है, ठीक है, बीबी का मकबरा राबिया उद दौरानी, ये इसकी बहुत ही फेवरेट बीबी थी राबिया उद दौरानी, तो उसका मकबरा बनवाया इसने जो है औरंगाबाद में। तो ये ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, लाल पत्थर से बना है, तो ये ताजमहल की फूहड़ नकल या ताजमहल की नकल कहा जाता है। और मोती मस्जिद बनवाया था दिल्ली के लाल किला में। तो देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, वो बनवाया है शाहजहाँ ने, लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब देखिए इस्लामी व्यक्ति था, इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानने वाला था, तो उसने देखा कि इतना बड़ा किला बना हुआ है, तो उसके अंदर क्यों ना एक मस्जिद का निर्माण कराया जाए, तो इसने मोती मस्जिद निर्माण करवा दिया था। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण इसने कराया था। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बस कुछ चीज़ और देखते हैं। देखिए,
यहाँ पर कुछ सिक्के के बारे में देख लेते हैं। जैसे बाबर ने जो है शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का चलवाया था, तो ये क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान रखिएगा। और अकबर ने सोने का जो सिक्का है उसको इलाही नाम से चलाया था, इलाही नाम से। और चांदी का एक वर्गाकार सिक्का था, मतलब वर्गाकार मतलब इस टाइप से वर्गाकार, इसको जलाली नाम दिया, जलाली नाम का सिक्का था जो वर्गाकार था, अकबर द्वारा चलाया गया था। और तांबे का जो सिक्का है उसको दाम के नाम से जाना गया, ठीक है। जहांगीर ने सिक्कों पर अपने चित्र बनवाए। किस मुगल शासक ने अपने चित्र बनवाए? जहांगीर ने बनवाए सिक्कों पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शाहजहां ने आना प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे कि 4 आना, 8 आना, 16 आना, इसे चलता नहीं था वो, इस प्रकार के सिक्के शाहजहां ने स्टार्ट किए थे। और औरंगजेब ने तो सिक्कों पर कलमा खुदवाना ही बंद कर दिया था, मतलब जो कलमा खुदते थे, और औरंगजेब ने क्या किया था, उसको बंद करवा दिया था। वो सोचता था कि सभी के हाथों में सिक्के जाते हैं तो किसी के हाथ गंदे भी होते हैं, तो जो कलमा होता था बड़ा पवित्र चीज़ें होती है इस सब इस्लाम में, तो इसलिए औरंगजेब ने कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था, ठीक है। और अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सिक्के कब ढाले गए, तो सबसे ज़्यादा सिक्के जो है औरंगजेब के समय में ढाले गए, सबसे ज़्यादा टकसालें औरंगजेब के समय में थी, और सबसे ज़्यादा सिक्के जो है औरंगजेब के समय में ही ढाले गए थे, ठीक है। अच्छा, जो अकबर है, अकबर के सिक्के में राम सीता की भी जो है चित्र अंकित किया गया था, क्योंकि अकबर जो है हिंदू धर्म को भी इज्जत करता था, इसलिए सिक्कों पर राम सीता के भी चित्र अंकित करवाए गए थे अकबर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका मुगल वंश है ये पूरी तरीके से समाप्त होता है, बहुत ही जल्दी बहुत ही मतलब बिना कोई और बात किए मैंने ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे, मुझे पता है। तो अब आपको करना क्या है कि आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर करें और वीडियो को देखा करें। कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।